आज हम आए हैं जयपुर की एक बहुत पुरानी शूटिंग एकेडमी पर, जहां से कि एक पैरा ओलंपिक 2024 में जो कि पेरिस में हुआ था, वहां से मोना अग्रवाल ने अपना करियर चालू किया और पैरा ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। हम आपको बता दें कि पैरा ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मोना अग्रवाल एक अर्जुन अवार्डी भी हैं और इनके जो कोच हैं वो हैं योगेश शेखावत, जो कि बहुत ही अच्छे कोच हैं। योगेश जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको बता दें कि योगेश जी एक आर्मी रिटायर्ड हैं और आईएसएसएफ के जज एंड जूरी में हैं, नेशनल मेडलिस्ट हैं राइफल और पिस्टल में, और अब एक कोच भी हैं जो कि मोना अग्रवाल पैरा ओलंपियन जो हैं उनके एक कोच रह चुके हैं। ये कम से कम 2012 से कोचिंग दे रहे हैं और मोना अग्रवाल को इस बार उन्होंने पैरा ओलंपिक के लिए तैयार किया। मोना अग्रवाल ने हाल ही में एक अर्जुन अवार्ड से भी उनको सम्मानित किया गया है। योगेश जी, मुझे एक बात बताएं आप कि आप शूटिंग स्पोर्ट, आपको कैसे लगा कि आपको शूटिंग करनी चाहिए या ये स्पोर्ट मेरे लिए अच्छा है, तो कैसे आप इस शूटिंग स्पोर्ट के अंदर आए, थोड़ा इसके बारे में आप हमें बताइएगा। जी, एक्चुअली देखिए, मैंने 98 में आर्मी ज्वाइन की थी। ओके। तो वहाँ पे मैं अपनी शूटिंग टीम में मेरे को लिया गया वहाँ पे एज के हिसाब से। तो वहाँ पे मैंने शूटिंग स्टार्ट की। तो जब नए नए जाते हैं ऐसे आर्मी जैसी संस्था में और फिर वहाँ पे चलाने के लिए सिर्फ हमारे पास यही काम रहे कि बस गोलियाँ चलानी है, तो किसी का भी इंटरेस्ट बन जाता है। अच्छा। तो मेरी भी वहीं से शुरुआत हुई। मैंने वहाँ पे शूटिंग स्टार्ट की एज ए प्लेयर और फिर 7-8 साल मैंने कंटिन्यू शूटिंग की। फिर बीच में कुछ पारिवारिक परिस्थिति ऐसी आ गई कि उन चीज़ों को हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। और लेकिन फिर सिखाने का एक्सपीरियंस स्टार्ट हो गया, कोचिंग देने का वहाँ चालू हो गया। तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि जो चीज़ हम कर नहीं पाए अच्छे से, या मतलब हम जिस मुकाम पे नहीं पहुंच पाए, तो हम क्यों ना किसी न किसी को तो करवा आगे बढ़ाएं किसी को। तो वो मन में एक कसक थी। तो फिर जैसे मैंने आर्मी से रिटायरमेंट लिया तो फिर वापस से मैंने अपनी शूटिंग स्टार्ट की, खुद खेलना स्टार्ट किया वापस से, और एकेडमी का सेटअप किया। कि वो सिर्फ सेटअप इसलिए किया कि भाई हम नहीं पहुंच पाए वहाँ पे, बट नॉलेज हमें हर चीज़ की है, तो क्यों ना हम किसी को वहाँ तक पहुँचाएं। हमारी परिस्थितियाँ ऐसी थी कि किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई वो चीज़ें, तो लेकिन मन में तो था कि हमने नहीं किया तो करवा तो सकते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर के फिर वापस आने के बाद में भी 2013-14 से फिर मैंने कंटिन्यू वापस से स्टार्ट किया खेलना। उसके बाद मैंने मेडल्स भी लिए, नेशनल में, पिस्टल में भी मेडल लिए, राइफल में मेडल लिए। शूटिंग के जो अच्छे कोर्स वगैरह थे, इंटरनेशनल जूरी का, कोच का, ये सारे कोर्स वगैरह मैंने किए और कंटिन्यू फिर मैं कोचिंग में रहा। तो वो जो एक कसक थी उसको देख करके अब जाके थोड़ा सा हमें लगा कि हाँ, आपने एक जी बिल्कुल। तो आज हमारी एकेडमी से ओलंपिक में चला गया, लिस्ट निकली है, अर्जुन अवार्डी हैं और नेशनल मेडल्स तो काफ़ी आ चुके हैं बच्चों के, बहुत सारे नेशनल मेडलिस्ट हो चुके हैं। काफ़ी बच्चे हमारी एकेडमी से जॉब भी लग चुके हैं एज ए गवर्नमेंट जॉब में, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की जॉब ले लो, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब ले लो। तो अब कहीं ना कहीं जाके मुझे थोड़ा सा एक सुकून सा मिलता है कि एक्चुअली जो हमने सोचा था उसको हम धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं। तो ये बस वही चीज़ सोच के, और अभी भी मैं खेलता हूँ कंटिन्यू, अभी मेरा नेशनल वगैरह अभी भी खेलता हूँ, आपने देखा होगा में। वो मैं अभी सिर्फ मैं इसलिए खेलता हूँ कि जो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ता जाए, जो मेरी ग्राउंड की प्रैक्टिकल नॉलेज है वो कंटिन्यू और अच्छी हो। मेरे अंदर जो जो कमियां हैं या खेलते टाइम जो जो कमियां जो फील होती हैं हमें, हम उनको महसूस करके बच्चों को दे सकें। योगेश जी, पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपने एकेडमी को कब खोला था, कितना टाइम हो गया आपको? एकेडमी हमने एक्चुअली 2013 में स्टार्ट की थी। ओके। तो उस टाइम पे जयपुर में एक जगतपुरा शूटिंग रोड के ऊपर एकेडमी थी। ओके। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट की थी। तो काफ़ी दिक्कतें भी आई थी एकेडमी स्टार्ट करने में, क्योंकि लोगों का तो रुझान कम था, नॉलेज कम थी शूटिंग के बारे में। कुछ लोग तो जैसे स्टार्ट किया तो पूछते थे कि कौन सी कैमरों वाली शूटिंग हो रही है, कौन सी हो रही है। अच्छा। तो उस टाइम इतना खास हुए थे, क्योंकि राठौर साहब ने जब मेडल लिया था ओलंपिक में,
उसके बाद से शूटिंग का थोड़ा सा वो बड़ा क्रेज अपना। उसके बाद बढ़ा है। हाँ, तो बीच में एक तो क्या है कि इसमें काफ़ी खर्चा भी आता है शूटिंग वगैरह खोलने में, तो इतना पैसा इन्वेस्ट करना भी नहीं चाहता था कोई, बट हमने 2013 में स्टार्ट किया था इसको। और दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि अभी जैसे आप पैरा ओलंपिक में एक आपके यहाँ से एक शूटर गए हैं जी जिनको आपने ही ट्रेन किया है, मोना अग्रवाल जी। थोड़ा उनके बारे में बताएं। वो कैसे आपके पास आई, आपने कैसे कैसे ट्रेनिंग दी, और ये भी पता लगा है कि 2.5 साल के अंदर अंदर उन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। जी हाँ, जैसा कि आप सबको अभी तो सबको ही पता है कि भाई मोना ने अभी जो 2024 में पैरा ओलंपिक हुए थे उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और ये उसकी जो अचीवमेंट थी बहुत ही कम टाइम की जर्नी में रहा है। 2 से 2.5 साल के अंदर उन्होंने ये अचीवमेंट हासिल किया है, क्योंकि आपको पता है कि 2-2.5 साल में तो मैक्सिमम बच्चे नेशनली नहीं खेल पाते। बिल्कुल। लेकिन और जाके एक पैरा ओलंपिक के अंदर जाके मेडल लेना ये बहुत ही बड़ी बात है, और अभी उनको अर्जुन अवार्ड भी मिला है। तो उनकी अचीवमेंट को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से अर्जुन अवार्ड भी उनको मिला भी, तो ये काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है उनका कम समय में। और जो उनकी शुरुआत थी एक्चुअली वो पहले दूसरे गेम्स वगैरह करती थी। तो बट उसे कहीं ना कहीं लगा कि उन गेमों में इतना अच्छा वो नहीं कर पा रही, या फिर फ्यूचर जो ज़्यादा अच्छा सुनहरा भविष्य जिसे बोल सकते हैं वो शूटिंग में उसको नज़र आया। तो मेहनती तो शुरू से रही है। अच्छा। तो 2021 में उन्होंने शूटिंग ज्वाइन की थी। 2021 में? हाँ। तो 2021 में शूटिंग ज्वाइन करने से और 2024 के अंदर उनका पैरा ओलंपिक में मेडल आ गया था, ब्रॉन्ज मेडल था जो 10 मीटर एयर राइफल में। तो उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, और उनके साथ में हमने एक्चुअली जो ट्रेनिंग का जो हमारा सेशन था वो स्टार्टिंग से एक टेक्निकल सिस्टम को लेके और सही तरीके से चला ना, और बॉन्डिंग अच्छी थी हमारी आपस में। तो उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की, 8-8 घंटे प्रैक्टिस करना दिन में। और काफ़ी जैसे फैमिली के कुछ चैलेंज थे, बच्चे छोटे थे उनके, छोटे बच्चों को भी हैंडल करना, फैमिली को भी करना, उसके बाद में फिर ये सारा करना। तो काफ़ी यूँ कहेंगे जर्नी इतनी आसान तो नहीं रही, लेकिन काफ़ी अच्छा किया फिर भी। जैसे आप मुझे एक क्वेश्चन मेरा ये था कि पैरा में जैसे और भी बच्चे आ रहे होंगे आपके पास या आना चाहते हैं, या फिर इनके बारे में थोड़ा बताइए कि पैरा में आजकल जो एक नया स्कोप आया है, काफ़ी बच्चे आगे आ रहे हैं और इंडिया से बहुत अच्छा शूटिंग कर रहे हैं जी। थोड़ा इसके बारे में मुझे और बताइए। जैसे जयपुर से ही अपने एक और भी बच्ची है अवनी जी, तो काफ़ी अच्छा चल रहा है राजस्थान में। हाँ, अवनी काफ़ी अच्छी पुरानी शूटर है पैरा की, और 2 बार ओलंपिक मेडलिस्ट है, रिकॉर्ड है अवनी का। और अवनी को मे भी शायद 10 साल से ज़्यादा हो गए शायद प्रैक्टिस करते हुए, तो उसने काफ़ी कम उम्र में शूटिंग स्टार्ट कर दी थी, और बहुत अच्छा अचीवमेंट है अवनी की, बहुत ही बेहतरीन शूटर है अवनी, रिकॉर्ड भी है उसके नाम से काफ़ी। तो जैसे हम बात करें पैरा शूटर्स की, तो हमारे पास में और भी काफ़ी सारे बच्चे, जैसे अभी हेमलता है, अभी रिसेंटली जो NRA की जो नेशनल चैंपियनशिप हुई थी भोपाल के अंदर, उनमें इनका सिल्वर मेडल था। तो जो शूटिंग गेम है बाकी गेमों से डिफरेंट एक तो इसलिए है क्योंकि इसमें आपको इंडिविजुअल पे फोकस करना होता है। आपको अपने खुद के ऊपर काम करना होता है, और खास करके पैरा के लिए तो इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि इसमें ज़्यादा भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं आपको, ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं आपको, है ना। आपका मेंटल स्टेटस अच्छा होना चाहिए, आपकी विल पावर अच्छी होनी चाहिए। तो वो इनके लिए तो बहुत बेनिफिट है, और इस बेनिफिट को अगर हम एज गवर्नमेंट एंगल से देखें तो सरकार भी आजकल काफ़ी सारे जो हैं फ़ायदे दे रही है शूटरों को। जैसे जो नेशनल मेडलिस्ट थे उनको गवर्नमेंट जॉब देना, इंटरनेशनल मेडलिस्ट को B ग्रेड में A ग्रेड में जॉब देना, अच्छा, और कुछ प्रोत्साहन राशि के तौर पे उनको कैश प्राइज वगैरह देना। योगेश जी, मेरा एक सवाल था, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को शूटिंग में डालना चाहते हैं उनको किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? एक्चुअली देखो, शूटिंग स्पोर्ट्स जो है वो अगर हम एज ग्रुप की बात करें तो 9-10 साल के बच्चे स्टार्ट कर सकते हैं। एज NRI के रूल्स के अकॉर्डिंग 10 साल का बच्चा एयर राइफल, एयर पिस्टल, या हम ये कहेंगे एयर वेपन में नेशनल में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो बच्चे की एक जो एज है वो 9-10 साल अगर है तो आप उसको आराम से शूटिंग में डाल सकते हो। 10 मीटर्स एयर राइफल और 10 मीटर्स एयर पिस्टल के बारे में बात हो रही है, जो कि फायर आर्म्स नहीं है। हाँ, बाकी उसके ऊपर इसमें एज की कोई लिमिट नहीं होती है। कितनी भी एज का कोई भी इंसान कर सकता, मेल फीमेल जो भी है, एज की कोई लिमिट नहीं होती है। तो
बेसिकली होता है क्या है कि जब हम अपने बच्चे को कहीं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेजते हैं, और जो कहें कि हम अगर पढ़ाई के लिए किसी स्कूल में भेजें तो हम उस स्कूल की सारी अच्छाइयाँ पता करते हैं। स्कूल में टीचर्स का लेवल क्या है, मैनेजमेंट कैसा है, जो वहाँ पे संसाधन है वो कैसे हैं ना। तो इसी तरीके से यदि पेरेंट्स इन चीज़ों को ध्यान दें तो हो सकता है कि वो किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन का चयन कर सकते हैं और बच्चों को सही एक दिशा में शूटिंग चालू करवा सकते हैं। क्योंकि एक तो होता है कि हम बिना किसी चीज़ों को चेक किए बिना अपने बच्चों को कहीं पे भेजें तो उसमें मैक्सिमम ये होता है कि टाइम ख़राब होता है, कि जो चीज़ एक्चुअली बच्चों को बेसिक नीड्स होती हैं वो नहीं मिल पाती है, तो आगे उनका जो बेस स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है। तो पेरेंट्स को विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि जिस भी एकेडमी में या इंस्टीट्यूट में बच्चों को भेज रहे हैं, एक तो वहाँ पे संसाधन कैसे हैं, दूसरा वहाँ पे जो उनको कोच जो कोचिंग दे रहे हैं, जब उनको सिखा रहे हैं तो उनका एक्सपीरियंस कितना है भाई, वो किस हिसाब से उन्होंने खेला है कभी या कुछ पढ़ा है या कैसे का, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। सही है। दूसरा वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, क्योंकि हम अपने बच्चों को किसी दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं तो वहाँ का इन्वायरमेंट भी अच्छा होना चाहिए। वहाँ की जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे हैं, वहाँ की ट्रेनिंग पॉलिसी कैसी है ना, वहाँ के अचीवमेंट्स क्या हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के यदि पेरेंट्स थोड़ी सी अच्छे से क्वेरी करेंगे तो हो सकता है कि वो बच्चों को सही जगह पे भेज सकें। जी सही है। मतलब एक प्रॉपर एकेडमी में भेजना ही सब कुछ नहीं है, वहाँ पे कोच क्या है, वहाँ के अचीवमेंट्स क्या हैं, ये सब भी बहुत ज़रूरी है। योगेश जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था आपसे कि शूटिंग जैसे एक बहुत कॉस्टली गेम है, आज तक हम यही सुनते आए हैं और ज़्यादातर लोगों को यही मालूम है कि शूटिंग एक बहुत कॉस्टली गेम है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शूटिंग एक्चुअली कॉस्टली गेम तो है, लेकिन आजकल इतना ज़्यादा कॉस्टली भी हम नहीं कह सकते। पहले तो क्या था पुराने टाइम पे कि जो सुविधाएं थी, अच्छी गनें थी और जो अच्छे इक्विपमेंट थे वो बहुत कम मिलते थे। बट आजकल ये सब चीज़ें आराम से उपलब्ध हो जाती है। बट हाँ, ये कि थोड़ा कॉस्ट इसलिए है क्योंकि जो भी इक्विपमेंट है शूटिंग का, जो अच्छे इक्विपमेंट हैं, गन्स हैं, जैसे हम गन्स को लेते हैं तो सब बाहर से इम्पोर्ट होती हैं। यदि इनकी मैन्युफैक्चरिंग अपने देश इंडिया में चालू जाए, हाँ, तो हो सकता है कुछ कम की हो जाए। अभी जैसे बाहर से गने आती हैं, जैसे हम एयर राइफल को लेते हैं 10 मीटर की को, तो कोई भी एयर राइफल जो अच्छी क्वालिटी की होती है वो 2.5-3 लाख रुपए से कम की नहीं आती है। कोई भी एयर पिस्टल है वो 1.5-2 लाख रुपए से कम की नहीं आती है। तो ये इसलिए महंगे क्योंकि बाहर से आना है और भाई चीज़ें अपने यहाँ पे बन नहीं पा रही हैं। यहाँ तक कि यहाँ तो एयर पैलेट्स वगैरह भी सब बाहर से इम्पोर्ट होते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा कॉस्टली चीज़ें। हाँ, अगर ये चीज़ें धीरे धीरे जब यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएंगी तो सस्ता हो जाएगा। और अगर हम यूं कहें कि भाई बहुत ही कॉस्टली है तो बाकी गेम भी कॉस्टली ही पड़ते हैं। जैसे अगर हम गोल्फ को लेते हैं, क्रिकेट को लेते हैं, तो ये कौन से मतलब सस्ते में नहीं होते, सब कॉस्टली है। लेकिन ये एक धारणा हो गई हमारी ना कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। इतना ज़्यादा कॉस्टली हम नहीं कह सकते। हाँ, एक एवरेज में तो इसमें पैसा चाहिए, भाई जो इक्विपमेंट्स है वो तो चाहिए और जो गन वगैरह है वो चाहिए। जैसे अगर हम बोलें कि एथलेटिक्स में लेते हैं, जैसे कई लोग बोल देते हैं कि खाली दौड़ो, दौड़ने में कौन सा पैसा खर्च हो रहा है, तो उस दौड़ने के लिए भी अच्छे स्पाइक्स चाहिए हमारे को, अच्छे शूज चाहिए, सबसे ज़्यादा हमारे को उस हिसाब से डाइट भी चाहिए। तो पैसा तो हर गेम में खर्च होता है। बट अभी क्या है, सरकार का काफ़ी सहयोग है तो चीज़ें उस हिसाब से चलती आ रही है। तो इतना कॉस्टली हम नहीं कह सकते, बट हाँ कि थोड़ा कॉस्ट इसलिए पड़ जाता है कि सारी चीज़ें बाहर से इम्पोर्ट होती है इसमें। योगेश जी, जैसे अभी आपने देखा 2024 में जो ओलंपिक हुआ था जी, उसमें एक टर्की के शूटर आए थे। जी जी बिल्कुल। बहुत एक सिंपल तरीके से वो आए, कुछ उनके पास ज़्यादा ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं दिखा, शूटिंग गियर्स उनके पास नहीं थे, उनके पास पिस्टल थी और एक उन्होंने ईयर प्लग लगा रखा था सिंपल सा। जी, वो आए, शूट करके गए, जिनका नाम मतलब बहुत ज़्यादा ही पूरे वर्ल्ड में बहुत चला। जी जी, थोड़ा उनके बारे में आप थोड़ा बताइए। एक्चुअली टर्की के शूटर थे 10 मीटर के, यूसुफ जी। ओके। तो एक्चुअली उनके इंटरव्यू मैंने भी पढ़े हैं। तो आप ये देखिए कि अब हम तो सिर्फ क्या देख रहे हैं, हम करंट का रिजल्ट देख रहे हैं कि वो आए। बहुत पुराने शूटर थे क्या? हाँ जी, काफी पुराने, कि वो आए, आके उन्होंने बस पिस्टल निकाली, शॉट चलाए, मेडल लेके चले गए। बट उनके पीछे आप देखो, मे बी शायद वो 50 प्लस ईयर्स के हैं। तो अब उनकी कम से कम जो उनकी जो एक्सपीरियंस है, कम से कम 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है उनका। तो अब जब इतना एक्सपीरियंस आदमी लेके आता है तो जरूरी नहीं कि भाई उससे सारी चीज़ें, फिर उनका बहुत पुराने मंजे हुए शूटर हैं, वो काफ़ी पहले भी वो इंटरनेशनल मेडल ले चुके हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई हमें इक्विपमेंट की कोई खास जरूरत हो, लेकिन हमें ट्रेनिंग की खास जरूरत हो। ट्रेनिंग की खास जरूरत, हमने अपनी ट्रेनिंग को किस तरीके से किया है, हमने अपने आप को कैसे तैयार किया है, तो वही एक चीज़ है।
बाकी ऐसा नहीं है कि भाई बिगर इक्विपमेंट के या हम अच्छा नहीं कर पाएंगे या फिर इतने सारे इक्विपमेंट हैं तभी हम अच्छा कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो इक्विपमेंट तो बहुत ज़रूरी है, जो बेसिक नीड्स होती हैं वो चाहिए ही चाहिए हमें, बट उनके पीछे उनका जो ट्रेनिंग का शेड्यूल था, उन्होंने कितना अपने आप को टाइम दिया है, उस तरीके से तैयार किया है कि वो उसी तरीके से जाए। हो सकता है अगर वो सारे इक्विपमेंट लगा के चलाए तो इतना अच्छा ना कर पाए, उनकी ट्रेनिंग इसी हिसाब से हुई है। ट्रेनिंग उसी हिसाब से हुई होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। योगेश जी, एक आखिरी क्वेश्चन मेरे से ये था आपसे कि आप हमें ये बताएं कि आप जो नेक्स्ट अभी जो नई जनरेशन आ रही है और नए जो प्लेयर तैयार हो रहे हैं या जो सीखना चाहते हैं, उन प्लेयर्स के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो सर मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि भी आप लोगों ने खिलाड़ियों की भावनाओं को समझा और उन तक बात पहुँचाने के लिए आपने अपना चैनल स्टार्ट किया। उनको एक अच्छी दिशा निर्देश मिल सके, आपके चैनल के थ्रू अच्छी गाइडलाइन मिल सके, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली मेरा मानना ये है कि जो भी पेरेंट्स या जो हमारी नई जनरेशन के बच्चे हैं, उनको किसी न किसी खेल में तो पक्का होना चाहिए, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई से फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, जो और काम धंधे करने वाले लोग हैं, अपने बिजनेस वाले, जॉब वाले, वो सब वैसे मेंटली हरासमेंट रहते हैं, कोई किसी काम से कोई किसी काम से। तो एक तो उनको अपनी लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए किसी न किसी गेम में पक्का पार्टिसिपेट करना चाहिए। उनको कोई ना कोई हैबिट गेम की ऐसी बनानी चाहिए कि उनका जो मेंटली स्ट्रेस है वो ख़त्म हो सके। दूसरी चीज़, यदि हम कैरियर को लेकर भी देखते हैं इन चीज़ों को, तो नई जनरेशन के लिए स्पोर्ट्स में आजकल बहुत अच्छे अच्छे कैरियर्स हैं। जैसे काफ़ी स्टेट्स की गवर्नमेंट्स हैं और केंद्र सरकार है, इन्होंने मॉडल जो अच्छी अच्छी मेडल पॉलिसियाँ बना रखी हैं, अच्छे अच्छे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किए हुए हैं खिलाड़ियों के लिए, अच्छी अच्छी सुविधाएं जो उनको दे रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि पढ़ाई के साथ साथ में बच्चों को कोई ना कोई खेलकूद एक्टिविटी, चाहे कोई भी गेम हो, वो पक्का करना चाहिए ताकि वो मेंटली और फिजिकली फिट रह सके। और पेरेंट्स भी इस चीज़ पे ध्यान दें कि वो अपने बच्चों के ऊपर किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती ना थोपे, उनको थोड़ा सा किसी गेम में डालें, उनको बाहर निकलने दें ताकि उनका हेल्थ अच्छा रहे। और जब बच्चों का हेल्थ और मेंटल स्टेटस अच्छा रहेगा तो वो बहुत आराम से अपनी लाइफ में फ्यूचर में सक्सेस हो सकते हैं।